बैक टू ईडी एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक द सॉल्ट मार्च। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था मैंने कि जो इरविन था इरविन ने क्या कहा था, नेगोशिएट करने से मना कर दिया था। गांधी जी ने क्या लिखा था, उसको लेटर लिखा था, 11 डिमांड्स दी थी और उसने उस पर कुछ भी बातचीत करने से मना कर दिया। 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया था। ठीक है, गांधी जी ने बोला था कि अगर पूरा अल्टीमेटम होने तक अगर डिमांड्स नहीं पूरी की गई या बातचीत नहीं की गई तो वो लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च कैसे हुआ था। ठीक है, सॉल्ट मार्च जिसको हम दांडी मार्च भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं चलो। सॉल्ट और दांडी मार्च बिगेन ऑन मार्च 12, 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम टू गुजरात कोस्टल टाउन दांडी। ठीक है, गुजरात का कोस्टल टाउन है दांडी। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया 12 मार्च से 11 मार्च तक का टाइम दिया था। कहां से? गुजरात के साबरमती आश्रम से। गांधी जी आश्रम में रहते थे तो साबरमती आश्रम से वह निकले और कहां पहुंचना था उनको? दांडी, जो कोस्टल टाउन था। कोस्टल टाउन क्या होते हैं आपके, जो भी सी के किनारे या ओशन के किनारे बसे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कोस्टल टाउन या कोस्टल सिटीज बोलते हैं। गांधी जी वहां अकम्पेन्ड बाय 78 वॉलंटियर्स। गांधी जी कितने वॉलंटियर्स के साथ गए? 78 वॉलंटियर्स के साथ गए। ठीक है, द मार्च वाज ओवर 240 किलोमीटर एंड जो मार्च उन्होंने यात्रा निकाली थी 240 किलोमीटर की पद यात्रा थी, यानी कि पैदल चल के जाना था। ठीक है, और कितने दिन में पूरी करी उन्होंने? 24 डेज में। वॉलंटियर कितने थे? 78 थे। कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को। कब निकले थे? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी रीच दांडी एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय बॉइलिंग वाटर। दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने, अब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना था। ठीक है, तो उन्होंने सॉल्ट टैक्स भी लगा दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या बोला कि दांडी पहुंचने के बाद वो क्या करेंगे? वाटर को बॉईल करेंगे। और उन्होंने वैसा ही क्या, वाटर को बॉईल करके सॉल्ट जो लॉ उन्होंने लगाया था, टैक्स लगाया था, उसको ब्रेक करा। ठीक है, और सॉल्ट को बनाया मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। दस इट बिगेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यहीं से चालू हो गया आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? इट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग था। अब आपको क्या समझ में आ रहा है नाम से? जैसे मैंने आपको बताया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था? कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ। अब यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस, तो ओबे करने का मतलब क्या होता है ये आप लोग को अच्छे से पता होगा, और डिसओबे करने का मतलब क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये नॉन कॉपरेशन से अलग था। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ। नॉन कॉपरेशन में कहा गया था कि कॉपरेट नहीं करना है, एज वेल एज यहाँ पर ये कहा गया कि सिविल डिसओबे करना है। मतलब कि जितने भी उन्होंने कॉलोनियल रूल बनाए हैं ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियल आपको पता है किसको बोल रहे हैं हम? ब्रिटिशर्स रूल को बोल रहे हैं। जितने भी लॉ बनाए हैं, रूल बनाए, अब हमको उनको भी क्या करना है? ब्रेक करना है। कॉपरेट तो करना ही नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी लॉ बनाए हैं उनको क्या करना है? ब्रेक करना है। यानी कि बात नहीं माननी, डिसओबे करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक सॉल्ट लॉ एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, बहुत सारे पार्ट्स जो थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने सॉल्ट बनाया, सॉल्ट को लॉ को ब्रेक किया और मैन्युफैक्चरिंग क्या किया? सॉल्ट का। फॉरेन क्लॉथ्स वर बाइकॉटेड। फॉरेन क्लॉथ जितने भी थे उनको क्या किया गया? बाइकॉट किया गया। ठीक है, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। अगेन देखो, अब सेम यहाँ पर वैसा ही है। मैंने आपको बोला था ना कि नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज समझ लो, नॉन कॉपरेशन में कॉपरेट नहीं करना है, सिविल डिसोबीडियंस में कॉपरेट तो करना ही नहीं है, साथ में हमको कॉलोनियल लॉ या रूल क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। बाकी देखो सेम वही लाइंस आपको लिखनी है। फॉरेन क्लॉथ्स फॉर बाइकॉटेड, लिकर शॉप फॉर पिकेटेड, पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स जो दिया जाता था। फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ एंड स्टार्ट एंटरिंग इन रिजर्व फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट पीपल थे, अब याद है ना, गुडम हिल्स में भी क्या थे आपके? गुडम हिल्स आंध्र प्रदेश में, एलूरी सीताराम राजू। तो वहां पर भी सेम यही था ना कि अपना रिजर्व, जो फॉरेस्ट इन्होंने पार्ट्स ऐसे वो कर दिए थे, प्रोटेक्ट कर दिए थे, वहां पर जाने नहीं देते थे। तो यहाँ पर की जो रिजर्व कर दिए फॉरेस्ट, तो यहाँ पर भी फॉरेस्ट पीपल इसको भी क्या करेंगे? वॉयलेट करेंगे। रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप थोड़ी ना बैठने वाली थी, वो भी कुछ रिस्पॉन्स करती। क्या रिस्पॉन्स किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट वरीड बाय द डेवलपमेंट। अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी थोड़ी सी डरी यहाँ पर नॉन कॉपरेशन के बाद
उनको लगा कि चलो ठीक है करते रहते हैं, मूवमेंट चलते रहते, लेकिन यहाँ पर थोड़ी वहां पर वरीड हुई वो, जो भी डेवलपमेंट देखा उसने। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुस्सा आया, उसने पॉलिसी को फॉलो किया, ब्रूटल रिप्रेशन कहते हैं ना, ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से मारना पीटना, ठीक है। जैसे कि हम किसी को मारते हैं, मान लो कि जैसे कोई टीचर स्टूडेंट को मार रहा है या पेरेंट्स मार रहे हैं, तो वो एक तरीके से देखेंगे कि हाँ बच्चे को ज्यादा चोट ना लगे और वो डर भी जाए, लेकिन ब्रूटल रिप्रेशन का मतलब है कि भले किसी की जान भी चली जाए, इतने बुरी तरीके से मारना है। तो यहाँ पर ब्रूटल रिप्रेशन यानी कि चाहे मार के, काट के, जला के, कैसे भी करके जो सत्याग्रही है यानी कि जो इंडियंस है उनकी आवाज को क्या करना है, रिप्रेस करना है, दबाना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड कांग्रेस लीडर। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना स्टार्ट किया। व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, डिसिपल ऑफ गांधी जी, अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो डिसिपल थे, मतलब गांधी जी को बहुत मानते थे, और अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। वॉज अरेस्टेड, एंग्री क्राउड डिमोन्स्ट्रेटेड, गांधी जी वॉज अरेस्टेड, ठीक है। तो इनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया। पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक्ड, वुमेन चिल्ड्रन वर बीटन अप। जितने भी सत्याग्रही थे जो पीसफुली प्रोसेशन निकाल रहे थे उनको भी क्या किया गया, उनको भी उन पे भी अटैक किया गया। इवन वुमेन्स तक को नहीं छोड़ा गया, बच्चों तक को मारा गया, ठीक। अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, सिचुएशन टर्न इनटू वायलेंट अगेन, फिर से सिचुएशन वायलेंट में टर्न हो गई। फाइनली महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, ही एंटर्ड इनटू अ पैक्ट इरविन ऑन 5 मार्च 1931। 1930 का वो साल था जब स्टार्ट हुआ था, 1931 आ गया। तो जब वायलेंट में टर्न हो गया बहुत ज्यादा, जब सब लोग पिटने लग गए, तब गांधी जी ने फाइनली वापस से मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया और इरविन के साथ पैक्ट साइन किया, यानी कि एक एक्ट, संधि, एग्रीमेंट साइन किया 5 मार्च 1931 को। क्या पैक्ट था देखते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, पढ़ना है, इसको भी इंपॉर्टेंट है। ऑन 5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन द वाइसरॉय साइंड अ पैक्ट विद गांधी जी। अब जो लॉर्ड इरविन थे और गांधी जी में समझौता हुआ, ठीक है। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बोला बताओ भाई क्या चाहते हो, तो गांधी जी ने बोला मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती थी आपकी ब्रिटेन में, तो वहां पर क्या करना चाहता हूँ, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो गांधी जी ने यहाँ पर कहा कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका पहला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही, क्योंकि टेबल तो आपकी स्क्वायर शेप की भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ठीक है, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही क्यों कहा जा रहा है इसको, तो इसको आप थोड़ा सा सर्च करना, ठीक है, गूगल करना या कहीं से भी आपको बुक में मिलता है, तो आप इसको पता करना कि इसका लॉजिक क्या था। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तो इंडिया के ऐसे कौन से लीडर थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। जैसे गांधी जी से सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट कर पाए, लेकिन एक ऐसे भी पर्सन थे हमारे इंडिया के जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिनको मौका मिला था पार्टिसिपेट करने का। तो ये 2 क्वेश्चन आप, अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, लेकिन उनको वहां से क्या मिला, डिसअपॉइंटमेंट मिला, ठीक है। व्हेन गांधी जी बैक फ्रॉम लंदन ही फाउंडेड दैट मोस्ट ऑफ द लीडर वर पुट इन जेल। मतलब जब गांधी जी ने नेगोशिएशन किया था तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे को वहां पर पार्टिसिपेट करने दो, बाकी सारे जो जिनको आपने जेल में डाला उनको छोड़ दो, हम मूवमेंट बंद कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने मूवमेंट तो बंद कर दिया, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी बात सुनी भी नहीं गई, इवन उनको कहने तक का मौका नहीं गया। वहां से वो डिसअपॉइंट हो गया और यहाँ पर देखा तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे वो सब कहाँ थे, जेल में थे। कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। जो कांग्रेस पार्टी थी हमारी, आपको ये भी बताना है कांग्रेस पार्टी, तीसरा क्वेश्चन, कौन से ईयर में कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई थी और किसने फॉर्म की थी, इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। सीरीज ऑफ मेजर वर टेकन टू स्टॉप मूवमेंट, गांधी जी रीलॉन्च सीडीएम। सीरीज चल रही थी, बार बार मूवमेंट लॉन्च हो रहे थे और वापस कॉल ऑफ हो रहे थे। फाइनली गांधी जी ने रीलॉन्च करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय 1334 द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स मोमेंटम। वापस से लॉन्च तो किया 1934 में, लेकिन इस मूवमेंट को जितना पहले गति या पहले स्पीड या इतना अच्छा रिस्पॉन्स लोगों ने दिया था, सेकंड बार जब इसको रीलॉन्च किया गया तब इस सीडीएम मूवमेंट को इतना मोमेंटम नहीं मिला, इतना ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक। अब देखेंगे हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, पार्टिसिपेंट्स ने कैसे देखा। याद है नॉन कॉपरेशन में भी अपन ने देखा था कंट्री साइड में कैसा हुआ,
आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, प्लांटेशन में क्या हुआ, सेम वैसा ही है, बहुत सिमिलर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, रिच पीजेंट्स की बात करें, कम्युनिटीज लाइक पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट ऑफ यूपी वर एक्टिव इन मूवमेंट। जब हुआ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिच कम्युनिटी में से पाटीदार गुजरात के, जाट यूपी के, ये क्या हुआ है, एक्टिव है मूवमेंट में। दे एक्सपेक्टेड द रेवेन्यू टैक्स टू बी रिड्यूस। ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रेवेन्यू टैक्स इनको देना पड़ता था वो रिड्यूस हो जाएगा। व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो दे जॉइन द मूवमेंट। और इन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे तो हम वापस से ज्वाइन करेंगे मूवमेंट को। ठीक है, फॉर देम स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। तो यहाँ पर जो रिच पीजेंट्स थे, जाट और पाटीदार, ये रेवेन्यू रिडक्शन के लिए डिमांड कर रहे थे। दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ 90 विदाउट रिवाइजिंग द रेवेन्यू रेट। तो इन्होंने बहुत जोरों शोरों से पार्टिसिपेट किया था पहले जब लॉन्च हुआ था, बात की बात नहीं हो रही है, पर ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए कि गांधी जी ने जब इसको बंद कर दिया और रेवेन्यू जो था इसमें कोई भी इसको नहीं रिवाइज किया गया, कोई चेंजेस नहीं किए गए। ठीक है, सो दे डिड नॉट रिजॉइन इन द मूवमेंट 1932। तो फिर इन्होंने 1932 को मूवमेंट में ज्वाइन ही नहीं हुए क्योंकि ये डिसअपॉइंटेड थे। रिच पीजेंट्स की बात हो गई। पुअर पीजेंट्स देखें, एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled, पुअर पीजेंट फाउंड डिफिकल्ट पे देयर टैक्स। आपको पता है जब हमने देखा था फैक्टर शेप अफेक्ट 1930, तो जो पुअर पीजेंट थे वो क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा चीजें फेस कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर एज द टाइम ऑफ डिप्रेशन कंटिन्यू चला आ रहा था, इकोनॉमिकली डिप्रेशन। कैश इनकम जो पैसा आता था, जैसे कि वो कैश उनको जो मिलता था सेल करके, लेकिन उनकी क्रॉप तो सेल ही नहीं हो पा रही थी, इस वजह से कैश इनकम ड्विंडल हो रही थी, मतलब कि बिल्कुल मंदी छाई हुई थी। ड्विंडल का मतलब होता है मंदी होना, मंदी छाई हुई थी। पीजेंट फाउंड डिफिकल्ट पे देयर रेंट। द पुअर पीजेंट वांटेड रेंट ऑफ लैंड टू बी रिमिटेड। तो वो अपना रेंट ही नहीं दे पा रहे थे। जैसे आपने देखा था लॉकडाउन लगा था, लोगों की इनकम बंद हो गई थी, तो वो जो किराए से रहते थे, ठीक है, जिनकी EMI चल रही थी, वो कैसे पे करेंगे, सेम सिचुएशन यहाँ पर वैसी थी। द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन। कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि कांग्रेस रिच पीजेंट्स को सपोर्ट करती थी। द कांग्रेस नॉट इंटरेस्टेड टू अपसेट द रिच पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड। तो अगर अब क्या दिक्कत थी, पुअर पीजेंट रिच पीजेंट्स में लड़ाई होती थी क्योंकि पुअर पीजेंट्स रिच पीजेंट्स क्या ही तो काम करते थे, उन्हीं से उधार लेते थे। अब अगर कांग्रेस पुअर पीजेंट को सपोर्ट कर देती तो रिच पीजेंट्स उनसे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इस वजह से कांग्रेस पुअर पीजेंट को सपोर्ट नहीं कर पाई। बिजनेस क्लास की बात करें, अभी हमने देखा रिच क्लास, पुअर क्लास, बिजनेस क्लास की देखें। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। तो बिजनेस इंटरेस्ट को फॉर्म करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1920 में बनी। फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की जिसको कहते हैं हम, या FICCI, ये 1920 अभी भी एग्जिस्ट करता है, 1927 में बना। आफ्टर द वॉर देयर ह्यूज प्रॉफिट वर रिड्यूस, वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। वॉर के बाद बहुत ज्यादा जो ह्यूज प्रॉफिट हुआ था उसको रिड्यूस कर दिया गया था, वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। ये क्या चाहते थे, जो बिजनेस क्लास थी, ये चाहते थे कि बहुत सारा जो इंपोर्ट होता है फॉरेन से, कहां पर, इंडिया में, उसको क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इसको बहुत ज्यादा बाहर से फॉरेन गुड्स आएगी तो फिर इंडियन मेड चीजें कौन खरीदेगा, तो इस वजह से ये क्या चाहते थे कि उसको रिड्यूस कर दिया जाए। द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, वरीज ऑफ प्रोलॉन्ग बिजनेस डिस्ट्रप्शन। अब जितनी भी मिलिटेंट एक्टिविटीज थी, ठीक है, और ये बिजनेस डिस्ट्रप्शन हो रहा था, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंग कांग्रेस फोर्स देन नॉट टू जॉइन द मूवमेंट। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बाहर की चीजों का आना, ठीक है, उनकी सेलिंग होना, और इससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था, इस वजह से ये लोग क्या थे, इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर की। तो दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर। सिर्फ नागपुर से ही बहुत लार्ज अमाउंट में पार्टिसिपेट किया था इंडस्ट्रियल क्लास ने, बाकी इन दूसरी जगह से इतना ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इंडस्ट्रियल क्लास से देखने को, वर्कर्स देखने के लिए नहीं मिले। Since industrialists were close to the Congress, workers stayed aloof, but some workers selectively adopt the idea of Gandhian program। ठीक है, कुछ लोग क्या थे, इसको सपोर्ट करते थे, लेकिन बहुत सारे थे, कुछ सिलेक्टिवली ऐसे थे जो गांधी जी की पॉलिसी पे, मतलब कि नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करते थे। रेलवे वर्कर 1930 एंड डॉक यार्ड वर्कर्स 1932 पार्टिसिपेट इन CDM। ठीक है, तो 1930 में रेलवे और जो डॉक यार्ड वर्कर थे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस वाज रिलेटेंट इंक्लूड वर्कर डिमांड। कांग्रेस फेल्ट दैट इट वुड बी अलाइंड इन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आप सीधे सीधे, वैसे ये आपको कभी पूछा नहीं जाता कि इंडस्ट्रियल वर्कर ने कैसे पार्टिसिपेट किया, बिजनेस क्लास ने, रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स का पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारी चीजें क्या हो गई, मिक्सअप हो गई, कि कुछ वर्ग के लोगों ने फिर पार्टिसिपेट किया, कुछ ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया।
विमेन की देखिए लार्ज नंबर पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें विमेन्स ने पार्टिसिपेशन दिखाया था। ड्यूरिंग सॉल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट देयर होम्स टू लिसन टू गांधी जी। जब सॉल्ट मार्च चल रहा था, गांधी जी को सुनने के लिए बहुत सारी विमेन्स आती थी। उस टाइम में विमेन्स को इतना बाहर जाना अलाउ नहीं था, लेकिन सीडीएम में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, इन्होंने सॉल्ट मार्च में भी पार्टिसिपेट किया था, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया था। दे पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिकर शॉप, मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारी जेल भी गई। दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एंड सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन, वो बहुत सारी ऐसा कहती थी और उनका मानना था कि विमेन्स की भी एक क्या है, ड्यूटी है नेशन को आजाद कराने में। ठीक है, आप देखें हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट में, येट देयर वाज अ नो रेडिकल चेंज इन वे द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज यूजुअलाइज्ड, पर उस टाइम पे विमेन्स की पोजीशन में चेंज नहीं था। आपको पता है कि विमेन्स बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी, ठीक है, उनको पढ़ने का इतनी फ्रीडम या इतनी आजादी नहीं हुआ करती थी। गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट द ड्यूटी ऑफ वुमेन वाज टू लुक आफ्टर होम एंड, गांधी जी ने फिर हर्थ, ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, विमेन्स को तो घर में रहना चाहिए, घर के बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी देखभाल करने के लिए उनको घर में रहना चाहिए। दे शुड बी गुड मदर एंड वाइफ्स, ये उनको गुड मदर और वाइफ बनना चाहिए। द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन, कांग्रेस भी इसके सपोर्ट में नहीं थी। अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, उस टाइम पे इतना विमेन्स को पॉलिटिक्स में नहीं देखा जाता था, सिर्फ वो एक सिंबॉलिक प्रेजेंस ही हुआ करती थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सीडीएम बताया, इंडस्ट्रियल क्लास, बिजनेस क्लास, विमेन्स, रिच पार्टिसिपेंट्स, पुअर पार्टिसिपेंट और सॉल्ट मार्च। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट मार्च से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कहाँ कहाँ उसको कैसा देखा गया, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, ये पूरा हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिया, मतलब इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ लिया। इसका प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या लिमिट्स रही सीडीएम की, और भी कुछ टॉपिक्स इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं कि क्या हमारी इंडियन हिस्ट्री में हुआ। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।